हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नीट यूनिवर्स। मेरा नाम है संजय पटेल और हमारा आज का टॉपिक है वेब ऑप्टिक्स। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे YDSC। ठीक है, इससे नीट में हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये वीडियो पूरी देखिए और इसमें हम वो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो आपके नीट एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें हम एक एक करके देख लेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग को पूरी थ्योरी पढ़ना है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन आए हुए हैं या जिनके आने की प्रोबेबिलिटी है वो सारे क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो YDSC शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड ये सब बता देता हूँ। कहाँ आई मैक्स होगा, कहाँ आई एवरेज होगा, आई मिनिमम, तो ये आपको पता रहेगा ना, तो वो आपको YDSC बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा बेसिक्स है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको पहले हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने दो वेव बनाया हो। ठीक है, तो एक वेव ये है, एक दूसरी ये इधर है। ठीक है, और इनके बीच फेज डिफरेंस अल्फा है। फर्स्ट जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड A1 है और सेकंड का A2 है। तो देखिए एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला होता है A इक्वल टू √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कास अल्फा। अल्फा मैंने पहले बता दी, वो दो वेव के बीच का फेज डिफरेंस है। ठीक है, अब A से इंटेंसिटी निकालना है हमको। ठीक है, तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर होता है। ठीक, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो अब इससे अगर आप निकालोगे तो I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 कास अल्फा। अब देखिए जहाँ पे A स्क्वायर था वहाँ पे हमने I1 लिख दिया। ठीक है, A1 स्क्वायर की जगह I1, A2 स्क्वायर की जगह I2 ऐसे। अब यहाँ पे A स्क्वायर रहा होगा तो उसकी जगह पे हमने I रखा, लेकिन अब स्क्वायर हमने हटाया है तो इधर स्क्वायर रूट लगा दिया, तो ये स्क्वायर की जगह पे I लिख दिया। बस ये हो गया इंटेंसिटी। ठीक है, अभी हम मैक्सिमम इनकम की बात कर लेंगे। तो पहले देखिए, अब देखिए यहाँ पे हमने बनाया कास का ग्राफ बनाया। ठीक है, कॉस थीटा का ग्राफ बनाया हुआ है हमने, ये देखिए। तो कॉस का ग्राफ देखिए यहाँ से शुरू होता है ये। अब देखिए कॉस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैल्यू जाती है। कॉस की वैल्यू हाईएस्ट +1 होती है और लोवेस्ट -1 होती है, और देखिए 0 भी होता है। ठीक है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, cos 180 की वैल्यू -1 और cos 0 की वैल्यू +1। ठीक है, तो अब देखिए अब यहाँ से हम पहुँचे ये π/2। ठीक है, π/2 और फिर यहाँ पहुँचेंगे तो पाई हो जाएगा। देखिए 4 फेज है यहाँ पे, ये π/2, फिर यहाँ से पाई, फिर यहाँ 3π/2, यहाँ से फिर 2π। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट वेव हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई पूरी एक कंप्लीट वेव यहाँ से 2π तक। ठीक है, 2π मतलब देखिए आप कोई सर्किल है, यहाँ से आप घूमोगे तो कितना चलोगे आप, यहाँ से शुरू किए यहाँ पहुँच गए तो 2π तो हो जाएगा। तो इसी सर्किल को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, बस वही एक पार्ट ये हो जाएगा 1/4 ये हो गया यहाँ तक, और यहाँ तक 1/4 ये 1/4। ठीक है, तो इसको आपको समझाने के लिए ऐसा बनाया गया है। ठीक है, ये कॉस का ग्राफ ऐसे बनता है, तो ये आपको समझ में आया। अब देखिए आपको देखना ये है कि आई मैक्स कहाँ होगा, आई एवरेज कहाँ होगा, आई मिनिमम कहाँ होगा, इसलिए मैंने इसको बनाया है। ठीक है, तो इससे देखिए अब आई मैक्स पहले होगा 0 पे। देखिए 0 पे जब कॉस 0 होगा, यहाँ पे देखिए 0 है, इस एंगल पे आप एक्स एक्सिस पे आप एंगल ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0 एंगल होगा, तो 0 एंगल पे कॉस की वैल्यू क्या होती है, +1 होती है, तो मतलब मैक्सिमम। तो यहाँ पे आई मैक्स रहेगा, क्योंकि देखिए अगर इंटेंसिटी आपको निकालना है तो I1 I2 तो फिक्स ही रहेगा, 2I1 I2 ये भी फिक्स रहेगा। अब कॉस अल्फा पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अब जैसे जैसे आप अल्फा रखते जाओगे उस हिसाब से वैल्यू रखी जाएगी। तो आई मैक्स जब कॉस अल्फा मैक्सिमम तो आई मैक्स हो जाएगा, अब कॉस अल्फा जब मिनिमम तो आई मिनिमम हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या आई मैक्स जब आप 0 रखोगे तो कॉस अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे आई मैक्सिमम आ जाएगा। अब देखिए π/2 पे अब cos π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो I = I1 + I2, तो ये होता है आई एवरेज। ठीक है, आई एवरेज = I1 + I2, ये π/2 पे भी होगा और 3π/2 पे भी होगा। ठीक है, ये मैंने बनाया। अब देखिए अब यहाँ पे मिनिमम कब होगा। ठीक है, तो मिनिमम होगा पाई पे। ठीक है, cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो जब -1 हो जाएगा तो I1 + I2 -2√I1 I2 हो जाएगा, तो ये मिनिमम हो जाएगा। अभी हम इसकी वैल्यू लिख के आपको बता देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आई मैक्स, आई मिन और आई एवरेज। अब यहाँ पे देखिए आई मैक्सिमम का फॉर्मूला अगर I1 I2 दिया जाए तो √I1 + √I2 का होल स्क्वायर, ये होता है आई मैक्स। आई मिनिमम होगा √I1 - √I2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आई मिनिमम। ठीक है, ऐसे ए मैक्स निकालना है तो ए मैक्स = A1 + A2 और ए मिनिमम निकालना है तो A1 - A2। ये दोनों फार्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, ये दोनों अच्छे से याद रखना है आपको, बाकी इनका यूज कहाँ होगा हम आपको आगे बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है इफ I1 = I2। अब यहाँ पे I1 I2 था तो उसकी जगह अब दोनों सेम हो गए, तो I1 = I2 = I कर लो यहाँ पे। ठीक है, ये I अगर हो जाए, ये क्या है, इफ I1 = I2 = I है। ठीक है, तो अब देखिए आई मैक्स की वैल्यू तो क्या था, यहाँ पे I1 था प्लस I2 था, तो I1 की जगह I रखेंगे, I2 की जगह भी I रखेंगे, यहाँ √I1 I2 तो यहाँ भी I रखेंगे।
और देखिए ये cos अल्फा, ठीक है, अगर ये cos अल्फा होता है, 0 लिख गया गलती से, ठीक है। अल्फा क्या है यहाँ पे, फेज डिफरेंस, ठीक है। तो अब ये वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2i प्लस यहाँ भी अब ये 2 और रूट में i स्क्वायर है तो i बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 2i अभी हो जाएगा। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये निकल के i मैक्स इक्वल टू 4i cos स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। जब i1 i2 सेम होगा तो ये आप क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज कर सकते हो। जब i मैक्स आपको निकालना हो तो 4i cos स्क्वायर अल्फा बाई 2। अल्फा यहाँ पे है फेज डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस का एक फार्मूला आप याद कर लो, फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, ठीक है। ये है आपका पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, ठीक है। अभी पाथ डिफरेंस ये भी बताएंगे आपको हम, तो इसको अभी आपको ऐसे याद रखना है, बस सिंपली ऐसे रख लो कि फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। और अगर टाइम के रेस्पेक्ट में निकालना हो फेज डिफरेंस तो हो जाता है 2 पाई बाई टी इंटू डेल्टा टी। तो इस फॉर्म में भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। ये टाइम के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, टाइम पीरियड के रेस्पेक्ट में फेज डिफरेंस हो जाएगा ये। अब आपके एग्जाम में फ्रिंज विजिबिलिटी का भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। फ्रिंज विजिबिलिटी भी पूछी गई है, तो इसका फार्मूला होता है, इसको न्यू से, इसको ईटा से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, तो ये होता है आई मैक्स माइनस आई मिन अपान आई मैक्स प्लस आई मिन। अब ये ध्यान रहे आपको कि माइनस ऊपर है, बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई मैक्स माइनस आई मिन ये ऊपर होता है, ठीक है। और देखिए अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आई मैक्स की वैल्यू मैंने आपको क्या बताया था अभी, रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये रखोगे, फिर माइनस करोगे, ठीक है। फिर आई मिन की वैल्यू ये मैंने बताया था आपको, रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस हो जाता है यहाँ पे। तो जब आप ये वैल्यू यहाँ पे रखोगे, फिर ये स्क्वायर लगा, इसको ओपन करोगे, ठीक है। तो जब सॉल्व करोगे तो आपको निकल के यही आएगा, ठीक है। ईटा इजकल टू 2 रूट i1 i2 अपान i1 प्लस i2। तो ये आपको याद रखना है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है, 2015 में क्वेश्चन आया था, तो वो आपको हम करा 16 में आया था, सॉरी ये 2016 में क्वेश्चन आया था इस पर, तो वो भी हम करा देंगे नेक्स्ट जब वीडियो में हम क्वेश्चन इसके कराएंगे तब हम इसको करवा देंगे। अभी आपको फ्रिंज विजिबिलिटी का फार्मूला याद रखना है, आई मैक्स माइनस आई मिन अपान आई मैक्स प्लस आई मिन। देखिए फ्रिंज विजिबिलिटी हमको बताता है कंट्रास्ट लेवल बिटवीन डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। ये क्या बताता है आपको, कंट्रास्ट लेवल को बताता है ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज के बीच में, बस फ्रिंज विजिबिलिटी और कुछ नहीं होता, बस इसका इसमें फार्मूला आपको याद रखना है। और आप ये ना याद करके ये याद करो तो मेरे हिसाब से ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि i1 i2 आपको दिया जाएगा और आपसे ईटा पूछा जाएगा, तो ये आपको याद रहेगा तो आसानी से कर लोगे। अगर ये याद करोगे तो फिर ये आपको लगाना पड़ेगा वहाँ पे, तो आपका टाइम खराब होगा, ठीक है। तो टाइम बचाना है, हर हाल में आपको टाइम बचाना है। अगर आपके पास टाइम बचा, आपको सफिशियंट टाइम मिला एग्जाम में, तो आप बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। अब हमको शुरू करना है आपका मेन टॉपिक, ठीक है। YDSC यहाँ से शुरू हो रहा है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है वो होता है कोहेरेंट सोर्स, ठीक है। तो कोहेरेंट सोर्स देखिए, अब दो सोर्स ऐसे होते हैं जिनके पास सेम फ्रीक्वेंसी हो, सेम वेवलेंथ हो एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस विद टाइम आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्स। अब देखिए दे ऑलवेज आर सिंगल सोर्स। जब आप सिंगल सोर्स लोगे, उसी को किसी तरह डिवाइड करके दो सोर्स में बनाओगे, तभी ये पॉसिबल होगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, वेवलेंथ भी सेम हो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, ठीक है। तो आपको क्या लेना है, सिंगल सोर्स लेना है, उसी से डबल सोर्स आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब 2 इंडिपेंडेंट सोर्स अगर लोगे तो वो जो होते हैं तो उनमें क्या होता है, फेज चेंज होता रहता है, ठीक है। फेज चेंज होता है 10⁻⁻10 सेकंड पे हमेशा फेज चेंज हो जाता है, लेकिन आपको क्या चाहिए, कांस्टेंट फेज डिफरेंस चाहिए। तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर अलग अलग सोर्स लोगे। तो YDSC में क्या होता है, देखिए सिंगल सोर्स लिया जाता है, ये सिंगल सोर्स है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्लिट लगा दी, ठीक है। तो ये S1 हो गई, ये स्लिट S1 है और ये S2 है, ठीक है। तो अब ये दो स्लिट हो गई। अब सेम सोर्स है, यहाँ पे लाइट आ रही है, यहाँ पे लाइट आ रही है। अब ये लाइट जा रही है P पे, ठीक है। अब P पे जा रही है, P पे डार्क फ्रिंज बनेगा, ब्राइट बनेगा, हमको अभी कोई मतलब नहीं यहाँ पे P। अब देखिए, अब ये तो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, अब इस सोर्स से यहाँ से जाने में इतना दूरी तय करनी पड़ेगी। तो देखिए ये अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर हमने डाला, तो ये जो डिस्टेंस आपकी निकल कर रही, तो इस वाले सोर्स से जो लाइट यहाँ से जा रही है या वेव जो जा रही है यहाँ से, तो उसको इतना जो डेल्टा एक्स है इतनी दूरी ज़्यादा तय करनी पड़ेगी, ठीक है। वो साफ साफ आपको दिख रहा है कि ये इतना चल रहा है, अब ये यहाँ से लेके इतना चल रहा है। तो इससे अगर परपेंडिकुलर डालोगे आप, तो यहाँ से ये इतना जो डिस्टेंस है, इतना डेल्टा एक्स, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पाथ डिफरेंस, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पाथ डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पे ये एंगल बनना है थीटा, ये तो परपेंडिकुलर आपने डाला, तो ये हो गया थीटा। तो अगर आप साइन थीटा लिखोगे, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब ये हो गया थीटा, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे आपका डेल्टा एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा एक्स अपॉन हाइपरटेनियस हो जाएगा डी। डी क्या है, दो स्लिट के बीच की डिस्टेंस है। और ये कैपिटल डी यहाँ पे आपका जो आपका सोर्स है उस S1 S2 जो स्लिट है, सॉरी सोर्स नहीं स्लिट, जो स्लिट है वहां से स्क्रीन की जो डिस्टेंस होती है उसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका होगा साइन थीटा इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो अब इसको अगर देखोगे यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है। तो ये हो गया, यही देख लो, अगर आप ये ट्रायंगल देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गया थीटा, और यहाँ पे क्या ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। अब ये अगर आप देखोगे S1 इसको मान लो O, इसको मान लो P, कुछ भी मान लो, Q मान लो, तो S1 O Q, अब ये वाला ट्रायंगल जब आप देखोगे तो ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री दिख रहा है साफ साफ, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब ये 90 माइनस थीटा हो गया, ऊपर ये 90 है ये, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिला के 180 होना चाहिए, तो ये हो गया थीटा। अब इस थीटा को अगर आप tan थीटा में चेंज करो तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो यहाँ से देखो तो परपेंडिकुलर क्या है, ये y हो जाएगा, तो y अपॉन बेस, बेस क्या है पे d। अब देखिए अगर थीटा बहुत स्मॉल हो, ठीक है, थीटा बहुत स्मॉल हो तो साइन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा हो जाएगा, और ये tan थीटा के भी बराबर हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको दोनों वैल्यूज के बराबर करना है, तो यहाँ पे क्या है, डेल्टा एक्स बाई डी इक्वल टू वाई बाई डी, ठीक है। इसको हमने इक्वल कर लिया यहाँ पे। तो अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से डेल्टा एक्स इक्वल टू आ जाएगा वाई डी बाई डी, ठीक है। ये आ गया आपका पाथ डिफरेंस यहाँ से। अब अगला पॉइंट आपका है कि इफ P पॉइंट हैज ब्राइट फ्रिंज, जो P पॉइंट हमने लिया था तो मैंने आपको बताया था कि हमको नहीं पता कि वहाँ डार्क है कि ब्राइट फ्रिंज है, तो हम माने कि वहाँ पे ब्राइट फ्रिंज है। तो ब्राइट फ्रिंज होने के लिए चलिए मैं डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, डेल्टा एक्स इक्वल टू आना चाहिए आपका n लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ पे n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, ठीक है। डेल्टा एक्स इक्वल टू n लैम्डा। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू अभी मैंने आपको बताया था डी वाई अपॉन कैपिटल डी इक्वल टू n लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमको निकालना है y की वैल्यू, ठीक है। तो y इक्वल टू हो जाएगा, अब देखिए ये d ऊपर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा n लैम्डा d अपॉन d, ये आ गया y। अब ये हो गया nth, ठीक है, nth ब्राइट, ये देखिए nth ब्राइट, अब ये हो जाएगा आपका nth ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, nth ब्राइट फ्रिंज। ये y कितनी दूरी हो जाएगी, यहाँ पे nth ब्राइट फ्रिंज बनेगा, ठीक है। तो मैंने बताया भी था ये P पॉइंट है ब्राइट फ्रिंज। अब कौन सी ब्राइट फ्रिंज बनेगी, तो nth बनेगी। अब n की वैल्यू यहाँ पे 0 1 2 3, वो तो जो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको वहाँ पे पता चलता रहेगा। अब इसी में अगर आ जाए कि इफ P पॉइंट है डार्क फ्रिंज, उसी P पॉइंट पे अगर हम मान लें कि डार्क फ्रिंज बनना है, ठीक है। तो अब देखिए डार्क फ्रिंज के लिए जो पाथ डिफरेंस होगा डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। अब फिर से डेल्टा एक्स की वैल्यू वही रखो, डी वाई अपॉन डी, यहाँ पे रखोगे आप डी वाई अपॉन कैपिटल डी इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। अब देखिए यहाँ पे आ गया y इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम दी सेंटर, ठीक है। सेंटर से nth डार्क फ्रिंज हो गई। ये पहली वाली जो निकल के आई थी ये nth ब्राइट फ्रिंज थी सेंटर से, तो nth ब्राइट फ्रिंज का फार्मूला होता है n लैम्डा डी बाई डी, और nth डार्क फ्रिंज का फार्मूला फ्रॉम दी सेंटर 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d। बस ये दो चीजें आपको याद रखनी है, दोनों में से एक ही पूछा जाएगा, तो डार्क फ्रिंज पूछेगा या ब्राइट फ्रिंज पूछेगा। तो वो क्वेश्चन में अदल बदल के पूछेगा तो वो हम लोग वहां पे देखेंगे। अभी आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट आपका है फ्रिंज विड्थ, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ अब आप या तो मैं आपको निकाल के बताऊं कि एक डिस्टेंस आप निकालो, जैसे ये y मैंने बताया, ठीक है, ये nth ब्राइट फ्रिंज थी। तो देखिए जो आपकी फ्रिंज विड्थ होती है वो किसी कॉन्जिक्यूटिव जो फ्रिंज होती है उनके बीच की डिस्टेंस होती है, ठीक है। या तो टू डार्क फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस देख लो या टू ब्राइट फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस देख लो। तो या तो आप निकालो yn+1 वाली फ्रिंज माइनस yn वाली फ्रिंज, तो इससे आप निकालो या तो मेरे हिसाब से तो आप याद कर लो इसको, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ को हम लोग बीटा से दिखाएंगे, और ये होता है लैम्डा डी बाई डी, ये आपको याद रखना, ये होती है फ्रिंज विड्थ। अब देखिए एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो होती है उसको ओमेगा ए लिख दो, तो ये होता है बीटा बाई डी। तो जो बीटा बाई डी करोगे तो यहाँ से डी खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका
लैम्डा अपॉन डी, ये हो जाएगा एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये हो गई फ्रिंज विड्थ लैम्डा डी बाई डी, और ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ बीटा बाई डी या लैम्डा बाई डी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। देखिए बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी, बीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी। स्मॉल डी स्लिट के बीच की डिस्टेंस होती है, और कैपिटल डी जो होता है वो स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस होती है, और लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ होता है। अब हम लोग देखेंगे शेप ऑफ द फ्रिंज इन YDSC। ठीक है, तो शेप आपका हाइपरबोलिक शेप बनता है। ठीक है, ये याद रखना आपको, हाइपरबोलिक शेप बनता है, और ये जेई मेंस में पूछा गया था 2014 में। ठीक है, फ्रिंज का शेप पूछा गया था, तो ये होता है हाइपरबोलिक शेप। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरी इसमें कंडीशन दी गई, इफ स्क्रीन इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू स्लिट। अब देखिए ये हो गई आपकी स्लिट, तो ये स्क्रीन है, यहाँ पे कोई स्क्रीन रखी है नीचे स्लिट के परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे जो फ्रिंज बनती है वो सर्कुलर बनती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, अगर इस तरह की कोई कंडीशन आ जाए कि स्क्रीन स्लिट के परपेंडिकुलर रखी है, तो आप बताओगे कि फ्रिंज बनती है सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर बोलो या कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे जब स्क्रीन स्लिट के परपेंडिकुलर होगी तो बनेगा कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फ्रिंज। तो ये हो गया आपका शेप बस, और ये दोनों जेई मेंस में पूछे जा चुके हैं। तो जो जेई मेंस में पूछा गया वो आपके नीट में बड़े आराम से पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा है भी नहीं कि बहुत टफ है तो ये पूछा नहीं जाएगा, तो आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिए। अगर सिंपली पूछ रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, ठीक है, तो आप लगाओगे हाइपरबोलिक। अगर ये कंडीशन आपको दे रहा है जो दूसरी मैंने बताई, तो आप लगाओगे कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फ्रिंज। अब एक सिचुएशन इसमें और दी जा सकती है जिसको हमने लिखा नहीं यहाँ पे, तो ऐसे बता देता हूँ आपको। जैसे ये हो गई आपकी स्लिट, ठीक है, और ये हो गई स्क्रीन, ये हो गई स्क्रीन और स्लिट के बीच की डिस्टेंस, और ये दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी। तो जब भी कंडीशन आ जाए कि कैपिटल डी ग्रेटर देन स्मॉल डी, तो जब इस तरह की कोई कंडीशन है तो स्ट्रेट लाइन फ्रिंज बनती है। तो तीन शेप यहाँ पे हो गई, ये हो गई स्ट्रेट लाइन फ्रिंज, ये बनेगी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जब इस तरह की कोई कंडीशन हो, जब कैपिटल डी ग्रेटर देन स्मॉल डी, तब बनेगा स्ट्रेट लाइन फ्रिंज। बाकी मैंने आपको बताया दो कंडीशन, ठीक है, तो उसमें एक में हाइपरबोलिक बनना है और दूसरे में कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर रिंग बनना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने लिया है, तो इसमें आएगी, जैसे देखिए अब ये रे यहाँ से निकल रही है, ठीक है, S1 से निकल रहा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या किया गया, एक ट्रांसपेरेंट स्लिट रख दी गई है, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो ये रख दिया जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, इस पूरे पैटर्न पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका हेडिंग है, इफ ये ट्रांसपेरेंट फिल्म ऑफ थिकनेस T एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ वन स्लिट इन YDSC। ठीक है, तो इसका इफेक्ट देखिए। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसमें जब भी कोई स्लिट रखोगे या कुछ भी करोगे तो फ्रिंज विड्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला यहाँ पे वही लिखा हुआ है, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। एंगुलर विड्थ आप निकालोगे तो वही आ जाएगा, यहाँ पे बीटा बाई डी होगा तो आ जाएगा लैम्डा बाई डी, क्योंकि यहाँ पे जब बीटा बाई डी करोगे तो डी कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा अपॉन डी आ जाएगा। तो एंगुलर विड्थ में कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस आपका निकल के आता है डेल्टा एक्स, तो वो जाता है T म्यू माइनस 1। तो ये भी आप याद कर सकते हो, मुझे तो लगता है आपको याद ही करना चाहिए, मैंने भी याद ही किया था। ठीक है, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है फिजिक्स में, फिर बार बार बोलता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि अगर अच्छा स्कोर करना है फिजिक्स में आपको, तो जितनी चीज़ें आप याद कर सकते हैं याद कर लीजिए। वो सारी चीज़ें आप याद करिए जो आपको एग्जाम में टाइम बचाएंगी, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे भाई। जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो वहाँ पे टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसको आप याद करो, ये पाथ डिफरेंस T म्यू माइनस 1। अब देखो इसका यूज़ कर लेंगे हम लोग। वहाँ पे हमने क्या बताया था, अगर ब्राइट फ्रिंज बन नहीं, माना कि ब्राइट बन नहीं, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, एन लैम्डा यहाँ पे, तो डेल्टा एक्स की जगह हमने ये यूज कर लिया T म्यू माइनस 1, और देखिए इसकी जगह एन लैम्डा की जगह एन लैम्डा ही रह गया। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए फ्रिंज शिफ्ट, अब शिफ्टिंग कितनी होगी। जैसे जब आप कोई स्लिट रखोगे ना, तो फ्रिंज विड्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस क्या होगा, पूरा पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, पूरा पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा। तो शिफ्टिंग कितनी होगी वो हमको देखना है। तो देखिए डेल्टा एक्स, देखिए ये वाला हो गया पूरा एक्स, तो एक्स इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, ये वाई यहाँ पे एक्स नहीं होगा, ये वाई ही होगा। ठीक है, तो वाई इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई डी। अब देखिए यहाँ पे लैम्डा डी, एन लैम्डा की जगह हमको क्या रखना है, देखिए एन लैम्डा की जगह हमको रखना है T म्यू माइनस 1। तो यहाँ पे हम रखना है T म्यू माइनस 1, और बाकी चीज़ें डी बाई डी वही रहेंगी। ठीक है, तो वाई इक्वल टू T म्यू माइनस 1 डी बाई डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लैम्डा खत्म हो गया, यहाँ पे लैम्डा नहीं है। ठीक है, तो जब भी इस तरह शिफ्टिंग वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें लैम्डा की कोई काम ही नहीं लगेगा आपको। ठीक है, वहाँ पे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ देखिए T म्यू माइनस 1 बीटा बाई लैम्डा। ठीक है, अब बीटा कैसे, अब लैम्डा से यहाँ मल्टीप्लाई कराओ और नीचे भी मल्टीप्लाई कराओ, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बीटा। ठीक है, लैम्डा डी बाई डी की वैल्यू हो जाएगी बीटा, तो वो गए बीटा अपॉन लैम्डा। तो इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है।
जब ये आप याद रखोगे ना तो न्यूमेरिकल करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो इसको आप जैसे मैं बता रहा हूँ आप ऐसे याद करो, फिर जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा ना तो एकदम हलवा लगेंगे इससे क्वेश्चन। कुछ नहीं है भैया, YDSC में कुछ भी नहीं है। अब हर साल क्वेश्चन आता है और बहुत ईजी क्वेश्चन आता है, तो इसको आप जरूर करिए, ठीक है। इसके क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करना, मैं तो क्वेश्चन कराऊंगा ही, इसके अलावा भी आप लोग क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज करके क्वेश्चन पूछता है इसमें। अब देखिए, अगर आपको ये करना है कि जैसे आप स्लिट इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे हमने स्लिट इंसर्ट करी, तो आप चाह रहे हो कि यहाँ पे फ्रिंज का शिफ्टिंग ना हो, ठीक है। फ्रिंज शिफ्ट हो जा रहे हैं स्लिट डालने पे, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ अगर आप फ्रिंज लगा रहे हो, कोई स्लिट डाल रहे हो सॉरी, तो फ्रिंज क्या होगा, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि पाथ डिफरेंस बढ़ जाता है। तो पाथ डिफरेंस बढ़ जाता है तो उसको क्या करोगे, आप दूसरी वाले में भी कोई स्लिट डाल दो, ठीक है। कोई भी ट्रांसपेरेंट जो स्लिट हो उसको आप यहाँ भी डाल दो, कोई फिल्म हो यहाँ पे डाल दो। तो अगर आपको चाहिए कि फ्रिंज पैटर्न विल नॉट शिफ्ट, ठीक है, अगर शिफ्टिंग नहीं करानी है तब आप क्या करोगे। देखिए, अगर आपको शिफ्टिंग नहीं करानी है, ठीक है, तो माना T1 थिकनेस और μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई फिल्म आपने इंसर्ट किया है किसी एक सोर्स के सामने, तो दूसरे सोर्स के सामने आप T2 μ2 -1 ये आप फिल करोगे, ठीक है। तो आपके फ्रिंज में कोई शिफ्टिंग नहीं होगा। अगर ये दोनों इक्वल आएंगे तो फ्रिंज में शिफ्टिंग नहीं होगा। तो बस ये आपको, अब देखिए ऐसा कोई क्वेश्चन जब भी आएगा तो कोई आपको एक फिल्म दी जाएगी कि उसकी थिकनेस इतनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, और दूसरी फिल्म है जिसकी थिकनेस इतनी है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो कि फ्रिंज में कोई शिफ्टिंग ना हो। तो 3 चीज़ें आपको दी जाएगी, एक चीज़ पूछा जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें और क्या पूछेगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका YDSC, ठीक है। YDSC की फुल थ्योरी है, इसमें और कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। जो आपके नीट में पूछा गया वो सारे क्वेश्चन आपके यहीं से हो जाएंगे, ठीक है। और जब हम क्वेश्चन कराएंगे तब आप देखना, ठीक। तो चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।